नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। 133वें संस्करण में शिरकत भी मुख्यमंत्री धामी ने की। इस मौके पर सीएम ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किया गया एक अद्वितीय संवाद मंच है, जो विश्व के किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से संचालित सबसे लंबे समय तक चलने वाले प्रेरणादायी कार्यक्रमों में से एक है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथीबड़कला स्थित बूथ संख्या 69 में पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों के साथ पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना है। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए भारत की तमाम उपलब्धियां, विज्ञान और नवाचार की बढ़ती भूमिका और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हो रहे प्रयासों पर भी प्रकाश डाला है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का एक अहम स्रोत है। हर एपिसोड में नई जानकारियां मिलती हैं और ये कार्यक्रम केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने और आमजन को सशक्त बनाने का प्रभावी मंच भी है। बीटिंग रिट्रीट का म्यूजिक पहली बार प्रधानमंत्री की मन की बात का 133वां एपिसोड सुनने का मौका मिला, जिसे अपने कार्यकर्ताओं के साथ हमने सुना है। और जितनी बार आप मन की बात सुनते हैं, कुछ ऐसे नए विषयों की जानकारी हमको होती है जो हमें पहले नहीं होती। इसलिए मैं देशवासियों से, प्रदेशों से अनुरोध करता हूँ, सिर्फ 30 मिनट का समय लगता है और आप मन की बात को अवश्य सुनें और उसका लाभ अपने जीवन में उठाएं। यही मैं लोगों से निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जितनी बार भी मन की बात सुनी है, कुछ ऐसे विषय जिनको हम तक नहीं जानते, आज तक नहीं जानते थे, हमारी जानकारी में। टिहरी गढ़वाल के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला योजना की समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें मंत्री ने जिले के संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिला योजना को ज़्यादा प्रभावी और दूरदर्शी बनाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी योजनाओं का निर्माण जनप्रतिनिधियों और विधायकों की सहभागिता से भी किया जाए। साथ ही आगामी 30 सालों को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालिक योजना तैयार करने के लिए भी निर्देश दिए। टूरिस्ट यहाँ पर आए जाके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रचार करें कि अगर आपने जस्टिस मैरिज के लिए जाना है, आपने वोटिंग के लिए जाना है, तो आप कहीं जरूर आए। मुझे इस जिले का प्रभारी बनाया गया है, यहाँ का विभाग का। हमने पहली बैठक यहाँ पर ली है और मुझे इस बात से संतुष्ट हूँ कि अक्सर देखने में क्या होता है कि जनप्रतिनिधि के प्रस्ताव जहाँ हम जिलों में रहा, उत्तरकाशी में रहा, उत्तराखंड में रहा, कि शिकायत व्यक्ति के साथ हमसे प्रस्ताव एट अ टाइम मांगे गए कि साहब, लेकिन यहाँ जनप्रतिनिधियों में और शासन में तालमेल है। खबर विकासनगर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रशासन चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। एडीएम देहरादून के मिश्रा हरबरपुट स्थित बस अड्डे पर बने यात्रा पड़ाव का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ एसडीएम, तहसीलदार, एआरटीओ और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए, ताकि यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश है कि सुरक्षित और व्यवस्थित चारधाम यात्रा हो, तो देहरादून में ऋषिकेश के अलावा जो हमारे पड़ाव हैं, कई बार नया गांव और हरबरपुर, कि अगर यात्री अपने जो उनका ट्रिप है, ग्रीन कार्ड है, वो उसे यहाँ चेक करा ले। अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और चेकिंग भी करवाते हैं। यहाँ पे रहने, खाने, मेडिकल और पेयजल सभी की व्यवस्थाएं हैं, ताकि किसी भी यात्री को, जो हमारे तीर्थ यात्री, उनको कोई कठिनाई ना हो। ये व्यवस्था तो हमारी चारधाम यात्रा की शुरुआत से कपाट खुलने से ही शुरू हो गई थी। उसी क्रम में हम लोग ये देख रहे थे कि कोई सभी व्यवस्थाएं हमारे जो दुरुस्त हैं, अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो उसको फर्दर जो है संबंधित विभाग के माध्यम से ठीक किया जाएगा। महिला आरक्षण और प्रस्तावित विशेष सत्र को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में उत्तराखंड में कई ऐतिहासिक फैसले किए गए हैं, जिसमें समान नागरिक संहिता, यूसीसी, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगा विरोधी कानून प्रमुख है। उन्होंने कहा कि 28 अप्रैल को बुलाए जा रहे विशेष सत्र में महिला आरक्षण को लेकर निदा प्रस्ताव भी लाया जाएगा, जो ये दर्शाता है कि बीजेपी महिलाओं के अधिकारों और उनके सशक्तिकरण को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है। देखिए, हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं और उत्तराखंड में तो विशेषकर अगर कहा जा सकता है तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने यूसीसी लागू कर एक ऐसा राज्य हमारे उत्तराखंड को पहला राज्य बनाया। उसके साथ ही नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून, दंगा विरोधी एक्ट और अनेकों ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में ऐतिहासिक कानून बनकर रह गए हैं। तो इसी प्रकार से जो 28 अप्रैल को एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है महिलाओं के आरक्षण को लेकर, जिसमें निंदा प्रस्ताव भी पास किया जाएगा, उसको कहा जा सकता है कि महिलाओं को लेकर किस प्रकार हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कार्यरत है और उससे इतर कोई भी जाकर अगर उनके बारे में सही नहीं सोचता है तो भारतीय जनता पार्टी की सभी महिला कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आक्रोश भी दिखाती हैं। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि ये बहुत ही अच्छी पहल हमारे उत्तराखंड में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। लगातार बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया है। ऐसे में लाइट ना आने पर लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं जसपुर में अघोषित बिजली कटौती को लेकर राजपुर क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य नईम अहमद ने के नेतृत्व में लोगों ने प्रदर्शन भी किया और बिजली घर भी पहुंचे। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी इस दौरान की गई और उन्होंने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर जल्द समस्याओं को दूर करने की भी मांग की है। पिछले कुछ समय से अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। दिन भर आदमी अपने काम धाम में व्यस्त होकर शाम को आराम करने के लिए अपने घर में जाता है और रात भी पूरी रात 4 घंटे 5 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में भी लाइट गायब है। तो हम इस गूंगी बहरी सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे स्टेट से बिजली उत्पन्न होकर अदर स्टेट में बेची जा रही है, तो पहला हमारे स्टेट का अधिकार है या दूसरे स्टेट का अधिकार है? हर कहीं लूट मचा रखी है सरकार ने, न बिजली छोड़ रही है न खनन छोड़ रही है सरकार। ये तो इस तानाशाही रवैये के खिलाफ आज हम शांतिपूर्वक अपने साथियों के साथ में एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं। अगर ये व्यवस्था ऐसी रही 2 दिन 4 दिन में अगर नहीं सुधरी तो फिर इस बिजली घर में हम ताला मार देंगे, यहाँ किसी को काम नहीं करने देंगे और यहाँ कोई आगा अधिकारी कोई आगा तो उसको बाहर खड़ा करेंगे। अभी जो उनके एक्शन साहब की प्रतिनिधि मैडम थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी सुचारू रूप से ये बिजली की व्यवस्था होगी। इनके आश्वासन पर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अभी ये नहीं कि हम कहीं दूर जा रहे हैं, जसपुर में ही रहना है। अगर 2 दिन 4 दिन में अगर व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो यहाँ हम टेंट गाड़ देंगे, धरना देंगे अनिश्चितकालीन। भादराबाद में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण DLSA की ओर से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कानून की जानकारी देने के साथ ही नशे के दुष्प्रभाव और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर मौजूद रही हैं। इस दौरान सिमरनजीत कौर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा समाज के लिए एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर सकता है। हमारे स्टूडेंट्स हैं एंजल एकेडमी के, उन बच्चों को हम लोग ट्रैफिक रूल से शुरू करते हुए कि जो बेसिक नॉर्म्स है उनको वो फॉलो करें, रोड सेफ्टी और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनको वो समझे और साथ ही साथ ड्रग्स के प्रति वो अवेयर हो जाएं। और हमारा जो प्री लीगल एड का कॉन्सेप्ट है कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या कर रहा है उसके बारे में इन बच्चों को बताया जाए। साथ ही साथ जैसे यहाँ पर अब हमारी एक मुहिम चल रही है कि प्रत्येक स्कूल में एक हमारा एंटी ड्रग यूनिट हो जाए और उसके मेंबर्स कौन होंगे, इन्हीं बच्चे ये जो बच्चे हैं इन्हीं में से कुछ बच्चे उसके सदस्य बनेंगे और ऐसे लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम को आगे करेंगे। साथ ही साथ यहाँ का जो लीगल एड क्लिनिक हो जाएगा एस्टैब्लिश, वहाँ पर ये बच्चे अपना जितनी भी एक्टिविटीज है उनको करेंगे। बच्चों को विभिन्न विषय में जागरूक करने के लिए उनको विभिन्न जो कानून है, लॉज हैं, उनकी जानकारी, चाहे वो रोड संबंधी हो, ट्रैफिक संबंधी हो और लॉ के हैं जो है, तो उनकी जानकारी दी। इससे जो है बच्चों को कई चीजें उनको नई नई पता लगी। यहाँ तक कि टीचर्स जो हैं
टीचर्स को भी कई चीजें थी जो उनको पता लगी और इससे बहुत ही अच्छा उन्होंने कुछ सजेशन भी दिए हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे और साथ साथ इस तरह के प्रोग्राम हम कराते रहेंगे ताकि बच्चों में एक अवेयरनेस जागरूकता रहे कि उनके क्या अधिकार हैं या उनको कौन कौन से नियम हैं और कौन कौन से उनको मानने चाहिए ट्रैफिक के रूल्स। हमें ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है एंड जो हमें ड्रग्स के लिए अवेयर किया गया है कि हमें ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए और जो हमारी मेडिसिन होती हैं उनसे कैसे हमें रहना चाहिए उसके बारे में हमें अवेयर किया गया है। एंड इससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे। पहला कि ये कि व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट बैनिंग द ड्रग्स, बिकॉज मैम ने हमें अभी एक स्टोरी सुनाई थी केस 24 इयर्स के जो पर्सन थे उन्होंने 5 लोगों को मर्डर कर दिया था अपनी फैमिली में। तो उससे एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें आई वाज जस्ट आस्किंग दैट व्हाई ही वाज नॉट इन सेंस because of intoxicated products, but he was not physically or psychologically able. And second question I just asked that there is mistake of people in traffic rules, but there's few mistakes, someone means percentage of mistake of government. So I just asked these things and I felt very well that I just get this information. केदारनाथ धाम में एसडीआरएफ ने एक बार फिर से अपनी मुस्तैदी का परिचय देते हुए 2 श्रद्धालुओं की जान बचाई। हेलीपैड के पास एक युवक की तबीयत खराब होने की सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और दिल्ली निवासी राहुल बेनीवाल को रेस्क्यू कर तत्काल विवेकानंद अस्पताल में भर्ती कराया। इसके कुछ ही देर बाद मंदिर परिसर में एक बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ने की सूचना पर एसडीआरएफ टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्ट्रेचर के माध्यम से अस्पताल उन्हें पहुँचाया है। देहरादून के चक्राता क्षेत्र के कालसी में ग्राम प्रधान संगठन पिछले 16 दिनों से अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ब्लॉक मुख्यालय के गेट पर धरने पर डटा हुआ है। मनरेगा भुगतान में देरी और कार्य दिवस बढ़ाने की मांग को लेकर अब प्रधानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। धरनास्थल पर जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानों के साथ बैठकर बातचीत की, लेकिन ये वार्ता बेनतीजा रही है। डीडीओ सर ने हमें बताया कि ये आगे से ही सरकार की तरफ से ये गाइडलाइंस हैं। तो जैसा कि हमारी पहली मांग थी कि हम चाह रहे थे कि ये सब ऑफलाइन किया जाए, जो भी ये अटेंडेंस का प्रोसीजर है ये ऑफलाइन किया जाए। तो सर ने डीडीओ सर ने हमें उसके ऊपर बताया कि जैसे आपको अगर नेटवर्क का इश्यू आता है तो आप वहाँ पे आप मतलब कंप्लेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि अटेंडेंस नहीं लग रही है, ई कंप्लेंट होती है कि हम वो सब कर सकते हैं। लेकिन हम उस चीज से भी सहमत नहीं है। इसका ही कारण ये है कि ये एक जब तक ये हमारी कंप्लेंट आगे विभाग को जाएगी, फिर आईटीएस सेल को जाएगी, तब कहीं ये सॉल्व होगी। तो ये मतलब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो जो एक मजदूर है वो काम करने वाला है, वो कई ऐसे होते हैं वो लेमैन है, उन्हें ये समझाना बहुत मुश्किल है कि ये टेक्निकल इशू है। हमारी जो मांगे थी, हमारी 3 मांगे थी, वो मेन मांगे थी हमारी, जैसे अभी जी राम जी के तहत कार्य होना था उसमें फेस आईडी कर दिया है, जबकि हमारी भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि जहाँ फेस आईडी नहीं लग सकती है। कई प्रधान लोग ऐसे हैं जिनका मजदूरी में अभी पैसा नहीं निकला है और वहाँ गांव को दिहाड़ी में देनी पड़ी है और जेब से देनी पड़ी है, जिसलिए हमारी मांग का हमने डीएम साहब को दिया था ज्ञापन और मुख्यमंत्री को दिया था। उसका आज जो डीडीओ साहब आए थे उनसे हमने वार्ता करी है, लेकिन उन्होंने हमें संतोषजनक कोई जवाब नहीं दिया है, जिस कारण हमारे 28 तारीख को तालाबंदी होगी। और यदि आगे बढ़ना पड़े तो हो सकता है इसमें हम आगे तक आत्महत्या दाग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यदि हमें प्रधानों को इस्तीफे देने पड़े वो भी दे सकते हैं। कालसी ब्लॉक की जो स्पेसिफिक कालसी ब्लॉक संबंधी नहीं है, नीतिगत मैटर पे इनकी मांगे हैं, जिसमें कि जैसे मजदूरी है 252 की मजदूरी जो भारत सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य के निर्धारित की गई उसको बढ़ा करके 600 रुपये करना, फेस ऑथेंटिकेशन जो हमारा एनएमएस के थ्रू हाजिरी हो गई है उसको पूर्ण रूप से ऑफलाइन कर देना, इस प्रकार की नीतिगत मांगे हैं। और चूंकि ये मांग भारत सरकार की नीतियों से संबंधित है तो उस ज्ञापन को हम हमारे द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित कर दिया गया और आज भी सभी बिंदुओं पर विस्तृत से चर्चा की गई। जो भी निर्देश हैं भारत सरकार के जो निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके बारे में अवगत कराया गया और आज उनके द्वारा उन्हीं बिंदुओं पर पुनः ज्ञापन दिया गया जो फिर पुनः हमारे द्वारा राज्य सरकार को ससम्मान प्रेषित कर दिया जाएगा। पहली मांग जितनी भी योजना है वो ऑफलाइन होनी चाहिए। दूसरी मांग मजदूरी को लेकर 252 से 600 की थी। ये 2 मांगे मुख्य रूप से थी, लेकिन जो शासन स्तर पे हमारे विकास अधिकारी आए थे उनसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं लगा और आगे की कार्रवाई 28 तारीख में हम इसको
तालाबंदी के रूप में पूर्ण करेंगे। शासन भारत सरकार स्तर पे इस योजना को बंद करने का एक बहुत सोची समझी साजिश है। 252 रुपए में कोई भी काम मजदूर नहीं आ सकता काम पे, और ये योजना को बंद करने की एक सरकार की बहुत बड़ी साजिश है। केदारनाथ धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी आस्था देखने को मिल रही है। 22 अप्रैल 2026 को कपाट खुलने के बाद मात्र 4 दिनों के अंदर ही 1,24,782 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। यह आंकड़ा न केवल श्रद्धालुओं के उत्साह को दर्शाता है, बल्कि यात्रा व्यवस्थाओं के मजबूत और सुव्यवस्थित संचालन को भी प्रमाणित करता है। यात्रा के सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन की ओर से व्यापक और सुदृढ़ व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई हैं। यात्रा बहुत सुचारू रूप से संपन्न हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश है कि यात्रा में किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। हमारी टीमें और मुस्तैदी से काम कर रही हैं। जो सायंकाल की आरती होती है वो प्रारंभ हो जाएगी और आम जनमानस को आरती का भी लाभ मिलेगा। हमारी टीमें हेलीपैड पर, ट्रैक रूट पर और पूरे शहर में जहाँ जहाँ पर ट्रैफिक की स्थिति हो सकती है वहाँ पर सभी जगह लगी हुई हैं और हम लोग उसको कंट्रोल रूम से मॉनिटर कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने दर्शन कर लिए हैं और जिला प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। ओम नमः शिवाय, जय बाबा केदार। बड़ा हर्ष का विषय है कि माननीय श्री बीकेटीसी के नेतृत्व में और माननीय जिलाधिकारी नेतृत्व में और श्री केदार सभा के नेतृत्व में जो है यात्रा का जो आगाज है, 1,10,000 यात्री भगवान के दर्शन कर चुके हैं। और कुछ लोग यूट्यूबर के चैनल से जो है नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं। मैं देश विदेश के यात्रियों को कहना चाहता हूँ, श्री केदार धाम में आइए। श्री केदार धाम में किसी की व्यवस्था नहीं है। हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय पूरे रात और दिन इसी यात्री व्यवस्था में जुटे हुए हैं और उनके साथ बीकेटीसी, उनके साथ श्री केदार सभा के अध्यक्ष रात और दिन व्यवस्था में जुटे हुए हैं। और मैं देश विदेश के यात्रियों को संदेश देना चाहता हूं, आप निश्चिंत होकर के श्री केदार यात्रा में आइए और श्री केदार धाम में आज की जो वर्तमान की जो स्थिति उसमें कम से कम 35,000 यात्री निवास कर सकते हैं। कपाट की जो नियमावली, जो सिस्टम होता है, परंपरा होती है, वो आज पूर्ण हो चुकी है। अब से यात्रा सुचारू रूप से चालू हो जाएगी और अभी तक यात्रियों ने 1,15,20,000 के करीब लगभग यात्री यहाँ पे दर्शन कर चुके हैं। शासन प्रशासन, श्री केदार सभा और यहाँ के लोकलों के द्वारा यहाँ पे अच्छी तरह यात्रियों की व्यवस्था कर रखी है। जो भी आपको ये ब्लॉगर और इसके द्वारा दिखाई सब भ्रमित है। आप भौगोलिक परिस्थिति को पहचानो, समझो और जमीन पे आकर के देखो। यात्रा यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, खाने पीने रहने की पूरी व्यवस्था हो चुकी है और आकर के बाबा श्री केदार के दर्शन करेगा। अभी तक लगभग 1,10,000 लोगों ने भगवान श्री केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और जरूर शुरुआती 1-2 दिनों से भीड़ भाड़ बहुत थी, लेकिन अभी यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है और सबको दर्शन का लाभ मिल पा रहा है। लेकिन कुछ अराजक तत्व, कुछ यूट्यूबर वगैरह ब्लॉगर्स के द्वारा धाम को बदनाम किया जा रहा है, ये सरासर गलत है। और आप बिल्कुल आइए और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के साथ जो यहाँ पे तीर्थयात्री आ रहे हैं सभी को दर्शन का लाभ मिल रहा है। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। देहरादून के बसंत विहार थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संदिग्ध स्कूटी सवार बदमाशों ने बैरियर तोड़कर भागने की कोशिश की। पुलिस टीम ने जब उनका पीछा किया तो आरोपियों ने जान से मारने की नियत से पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे तुरंत अस्पताल में पहुंचाया गया। वहीं दूसरे आरोपी को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है। चेकिंग के दौरान एक नीली स्कूटी पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए, जिनको भी रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो बैरियर को क्रॉस करके हरस वाला टी स्टेट की ओर को भाग गए। और पुलिस को जब लगा कि संदिग्ध व्यक्ति, तो पुलिस के द्वारा इनका भागने का पीछा किया गया और पीछा करने के दौरान उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। और जब पुलिस के द्वारा और उसके नज़दीक जाने की कोशिश की गई तो वो लगातार फायरिंग करता रहा और फायरिंग करने के बाद जो टी स्टेट के जंगल की तरफ अंदर चला गया। पुलिस के द्वारा लगातार उसका पीछा किया गया और जवाबी फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग के दौरान पता चला कि उसके पैर में गोली लगी हुई, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस के द्वारा तत्काल उसका एम्बुलेंस की सहायता से अस्पताल भिजवा दिया गया। इस व्यक्ति को पुलिस ने मौके पर पकड़ लिया और स्कूटी के कब्जे में ले ली, जो कि विदाउट नंबर प्लेट की थी। जानकारी करने पर पता चला कि जो व्यक्ति घायल है उसका नाम अब्दुल्ला है, 37 साल का है, जो कि मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है। और जो दूसरा व्यक्ति है उसका नाम शाहनवाज है, वो भी मूल रूप से सहारनपुर का रहने वाला है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।